नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी राजस्थान एनएचएम वैकेंसी 2025 के लिए सामान्य ज्ञान की चौथी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले मैं मध्यकालीन इतिहास की 2 क्लासेस एवं एक क्लास भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य एवं उनकी शैलियों की चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। शास्त्रीय नृत्य एवं मध्यकालीन इतिहास सामान्य ज्ञान के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जिनसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, राजा नरसिंह प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अगर बात की जाए नरसिंह प्रथम की तो याद रखिएगा, यह गंग वंश के राजा थे और कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और आता है सूर्य मंदिर से कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1250 ईस्वी में राजा नरसिंह प्रथम द्वारा कराया गया था। राजा नरसिंह प्रथम, याद रखिएगा, गंग वंश के राजा थे। और अगर बात की जाए सूर्य मंदिर की तो यह एक रथ के आकार का मंदिर है, या कह सकते हैं सूर्य के रथ के आकार का मंदिर है, जिसमें कुल 24 चक्के लगे हुए हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजयपाल संस्थापक थे? तो याद रखिएगा, अजयपाल अजमेर शहर के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए राजा अजयपाल की तो यह चौहान वंश के राजा थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में अजमेर शहर की स्थापना की थी। अगर बात की जाए अलवर की तो अलवर शहर की स्थापना वर्ष 1775 में राजा राव प्रताप शाह ने करवाई थी, अलवर शहर की स्थापना। अगर बात की जाए भरतपुर शहर की तो वर्ष 1733 में राजा सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की थी। अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ किला आपने नाम सुना होगा। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ साम्राज्य के अंतर्गत आता था और चित्तौड़गढ़ किले का प्रश्न आता है कि किले की स्थापना या किले का निर्माण किसने कराया था? तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट या चित्तौड़गढ़ किले का की स्थापना या निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा चित्रांगत मौर्य ने चित्रांगत मौर्य राजा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ का किला, याद रखिएगा। और यह सभी शहर आप जानते हैं कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कबीराज के नाम से विख्यात था? ऑप्शन है भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज या मुंज। तो आप सभी जानते हैं राजा भोज या भोज परमार कबीराज के नाम से विख्यात हैं। अगर बात की जाए राजा भोज की तो यह मालवा एवं उसके आसपास के क्षेत्र के राजा थे, जिनकी राजधानी धार थी। धार शहर को राजा भोज की नगरी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजा भोज की या भोज परमार की तो यह परमार वंश के राजा थे, आप नाम से ही समझ रहे हैं। मालवा के आसपास के क्षेत्र में इनका साम्राज्य था और धार इनकी राजधानी थी। इसके अलावा भोजपुर, जिसे मध्य भारत के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, भोजपुर शहर की स्थापना भी राजा भोज द्वारा करवाई गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर का नाम भी राजा भोज के नाम पर ही रखा गया है। तो यह सभी फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। इसके अलावा राजा भोज ने कई मुख्य मंदिरों के निर्माण भी करवाए हैं, जैसे कि केदारनाथ मंदिर, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर, इसके अलावा रामेश्वरम के मंदिर। यह सभी मंदिरों के निर्माण राजा भोज द्वारा कराए गए हैं, याद रखिएगा। केदारनाथ का, सोमनाथ का, रामेश्वरम, इसके अलावा भी कई मंदिरों के निर्माण राजा भोज द्वारा कराए गए हैं। इसके अलावा भोजशाला मंदिर, भोजशाला मंदिर भी देवी सरस्वती का मंदिर है, काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि भोजशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ऑप्शन है सम्रांगण सूत्रधार। तो इसका नाम तो हमेशा याद रखिएगा, अधिकतर कई क्वेश्चन में पहले पूछा जा चुका है कि सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा भोज परमार या राजा भोज।
फिर है सरस्वती कंठभरण, इसके बाद योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। यह सभी पुस्तकें राजा भोज द्वारा लिखी गई हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3 एंड 4। एक बार इन पुस्तकों का नाम फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये सभी पूछी जाती हैं। सम्रांगण, सूत्रधार, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद सरस्वती कंठभरण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, यह सभी पुस्तकें राजा भोज या भोज परमार द्वारा लिखी गई हैं। राजा भोज मालवा क्षेत्र के राजा थे और धार इनकी राजधानी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, तो याद रखिएगा सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राजा भोज इन सभी विषयों में माहिर थे, स्थापत्य कला में, खगोल विज्ञान में, योग शास्त्र में और काव्य शास्त्र में, इन सभी के विद्वान थे राजा भोज। अगला प्रश्न है उसकी मृत्यु से धरा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए हैं। उक्त पंक्ति किस शासक के संबंध में है? तो याद रखिएगा यह पंक्ति राजा भोज के ही संबंध में है कि उसकी मृत्यु से धरा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए हैं। अगला प्रश्न है किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन है जय सिंह, या इन्हें ही सिद्धराज के नाम से जाना जाता है। फिर है ऑप्शन कुमारपाल, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, जय सिंह या राजा सिद्धराज। इनके अलावा कुमारपाल, यह दोनों चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश ही को ही सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और यह वंश कहां के थे? तो गुजरात के थे। गुजरात के राजा थे यह दोनों, राजा जयसिंह और कुमारपाल। इनके ही दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो याद रखिएगा क्वेश्चन में एक चीज ये लिखी है कि जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण भारत पर 1175 ईस्वी में किया था। और कहां किया था? तो याद रखिएगा मुल्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में है मुल्तान, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा था 1175 में। इसके बाद 1178 में इसने दूसरा आक्रमण किया, तो मुल्तान को जीत गया था मोहम्मद गौरी। उसके बाद 1178 में इसने किया गुजरात पर आक्रमण। उस समय गुजरात के राजा थे भीम द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और भीम द्वितीय ने ही मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था इस युद्ध में। इसके बाद याद रखिएगा वर्ष 1191 1191, जिसे आप फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज की हार हुई थी। यह कुछ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 1194 में पृथ्वीराज और राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, भीम अगर प्रथम की बात की जाए तो एक प्रश्न आता है कि सोमनाथ पर महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय भीम प्रथम गुजरात के शासक थे, जिस समय महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने वर्ष 1000 से लेके 1027 के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? कलिंजर का दुर्ग है उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित, याद रखिएगा। बांदा यूपी में स्थित है और इसे अजय दुर्ग माना जाता है, माने जिसे किसी ने अभी तक जीता नहीं है। और कलिंजर का दुर्ग या कलिंजर का किला राजा धंगदेव द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा त्रिकुटक संवत, यानी ऑप्शन नंबर सी, त्रिकुटक संवत को ही कलचुरी संवत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था, शक संवत शकों द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसके शासन काल में लक्ष्मीधर ने
कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो याद रखिएगा, राजा गोविंद चंद के शासनकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या इसी का नाम है कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निषेध रचित बा खंडन खंडन खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो याद रखिएगा, श्रीहर्ष राजा जयचंद्र के राजकवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, याद रखिएगा, जहां लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिए हैं ग्रंथकारों के नाम और सूची 2 में दिए हैं ग्रंथों के नाम। तो सबसे पहले अपन ग्रंथ देखते हैं। तो राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी लिखी गई है कल्हण द्वारा। तो ए का होगा 1। फिर विक्रमदेव रचित, तो यह लिखी है बिल्हण द्वारा। फिर लिखा है पृथ्वीराज विजय, तो यह जैनक द्वारा लिखा गया है। और ललित विग्रह राज, यह सोमदेव द्वारा लिखा गया, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजतरंगिणी अधिकतर पूछा जाता है, तो इसे कल्हण ने लिखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष से या त्रिपक्षीय युद्ध से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसे अपन मैप के माध्यम से विस्तार में समझ लेते हैं। अगर इस मैप में बात की जाए, उत्तर प्रदेश के पास यहां एक शहर है कन्नौज, जिसपे त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, यानी कि त्रिपक्षीय संबंध, यानी 3 सेनाओं का या 3 साम्राज्यों ने इस पे कब्जा करने की कोशिश करी। क्योंकि ये समय माना जाता था कि लगभग पूरे आर्यावर्त, जिसमें कश्मीर भी शामिल था, इस पूरे क्षेत्र पे साम्राज्य माना स्थापित किया जा सकता था अगर कन्नौज जीत लिया जाता। अब अगर अपन बात करें कि वो 3 साम्राज्य कौन कौन से थे, तो सबसे पहले याद रखिएगा, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, राजस्थान का अधिकतर हिस्सा, पंजाब का हिस्सा और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का, इस सब को जोड़कर इस पर प्रतिहार साम्राज्य का राज्य था। इसके बाद अगर बात की जाए, बंगाल, उस समय का बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था, वर्तमान का झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा, इस सभी क्षेत्र पर पाल राजाओं का साम्राज्य था। इसके अलावा दक्षिण भारत में एक राजधानी थी मान्यखेट, जो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस मान्यखेट से लेके और दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्से पर राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था। और इन तीनों बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच एक शहर था कन्नौज, या एक राजधानी कह सकते हैं, एक राजधानी थी कन्नौज, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश शहर में स्थित है। इस पर कब्जा करने के लिए इन तीनों ने लगातार युद्ध किए, और जिसे ही त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। अगर इस युद्ध की अवधि की बात की जाए तो 785 से लेके 816 ईस्वी तक, यानी लगभग 31 साल तक यह युद्ध चला था इन तीनों बड़े साम्राज्यों के बीच। और इसी से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और अगर बात की जाए कि इस युद्ध में कौन जीता था, तो प्रतिहार या गुर्जर, यह भी गुर्जर ही कहलाते हैं, प्रतिहार या गुर्जरों के राजा नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट सेकंड ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर अपना साम्राज्य या स्थापत्य स्थापित कर लिया था, या इस गद्दी को जीत लिया था और खुद को कन्नौज का राजा घोषित कर लिया था। आइए अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 785 से लेके
16 तक इधर युद्ध हुआ था इन 3 राजाओं के बीच या 3 साम्राज्यों के बीच, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो याद रखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल राजा वत्सराज ने की थी, जो कि प्रतिहार राजा थे गुर्जरों के। तो याद रखिएगा नागभट्ट द्वितीय ने जीता था युद्ध 816 में, से भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है 8वीं सदी, 7वीं सदी, 6ठी सदी या 9वीं सदी। तो 785 से 816 तक चला था, यानी कि यह 8वीं सदी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आरंभ किया था राजा वत्सपाल ने, वत्सराज ने, सॉरी, जो कि प्रतिहार वंश के राजा थे। इन्होंने 785 में सबसे पहले संघर्ष की शुरुआत की थी और राजा नागभट्ट सेकंड ने 816 में कन्नौज का खुद को राजा घोषित कर लिया था, यानी युद्ध जीत गए थे और खुद को 816 में कन्नौज का राजा घोषित कर लिया था। तो शुरुआत भी प्रतिहार राजा ने की थी और अंत भी प्रतिहार वंश के राजा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण भारत की प्रथम शक्ति थे। ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर और बहमनी। तो याद रखिएगा यह चारों दक्षिण भारत के काफी महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं, लेकिन इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन है जिसने पहल करी थी उत्तर भारत में आक्रमण करने की। तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने सबसे पहले त्रिपक्षीय युद्ध के लिए, यानी कि कन्नौज के युद्ध के लिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूट वंश उस समय के दक्कन यानी कि वर्तमान का कर्नाटक राज्य है, दक्कन के राजा थे जिनकी राजधानी थी मान्यखेट। इसे भी याद रखिएगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।